और आइए पहले बात करते हैं साबिक आईपीएस अफसर संजीव भट्ट का। जी, संजीव भट्ट, आपको याद होगा कि मामला तनाज़े में रहे कई बार और वो इस वक्त उनके मामले पर एक नया फैसला आया है। जामनगर की अदालत ने फैसला सुनाया है। 1990 का ये मामला है। एक जोधपुर जामनगर में जिस तरह से जोधपुर में फसादात हुए थे, उसमें 150 अफराद गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से कुछ लोगों की पिटाई हुई और प्रभुदास नामी शख्स की उस वक्त मौत हो गई थी। उसी मामले में गुजरात की जामनगर की अदालत ने फैसला सुनाया है। संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी हां, संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जामनगर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने हेड कांस्टेबल प्रवीण सिंह झाला को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1990 में जाम जोधपुर में वाकया हुआ था। दरअसल 1990 में जाम जोधपुर में फसादात हुए थे। इस दौरान तकरीबन 150 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त संजीव भट्ट जोधपुर में एसपी थे। बताया जाता है कि पुलिस तहवील में लोगों की पिटाई की गई थी, जिसमें प्रभुदास नामी शख्स की मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे जनक मौजूद हैं। जनक, जिस तरह से फैसला आया है, संजीव भट्ट के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई गई और हेड कांस्टेबल के लिए भी सजा सुनाई गई है। कैसे लिया जा रहा है इस पूरे मामले को गुजरात में? हेलो जनक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जनक, जिस तरह से संजीव भट्ट के खिलाफ मामला हुआ है, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, साथ में हेड कांस्टेबल के लिए भी सजा सुनाई गई है। 1990 का ये मामला है, क्या कुछ अदालत में हुआ आज? देखिए, 1990 की बात है, जब जाम जोधपुर के अंदर जब एएसपी के तौर पर प्रोबेशन पे थे संजीव भट्ट। आईपीएस में जब आप नियुक्त होते हैं, उसके बाद प्रोबेशन का जो पीरियड होता है, उसमें एएसपी के तौर पर जाम जोधपुर में थे। और उस समय कुछ इलाकों में जाम जोधपुर, चूँकि लालकृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा निकली थी, उसके चलते कुछ इलाकों में सांप्रदायिक दंगे जैसी स्थिति पैदा हुई थी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात थी, जिसमें 133 से ज़्यादा लोगों को कस्टडी में लिया गया था। जो आरोप था, अब आरोप न कहेंगे, दोषी उनको करार दिया संजीव भट्ट को। चूँकि संजीव भट्ट और उनकी टीम थी, उन्होंने 133 लोगों पर बर्बरता से पिटाई करने का जो मामला था, उस मामले में प्रभुदास वैष्णवी नाम के एक शख्स की दूसरे दिन मौत हुई थी, जो कस्टडी में उनकी पिटाई हुई। उसके बाद अस्पताल में जब उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उस दरमियान उन्होंने उनकी मौत हुई और उसके बाद उनके परिवार ने न कि केवल संजीव भट्ट, लेकिन उसके साथ बाकी जो 7 पुलिसकर्मी थे, उन सबके खिलाफ मर्डर और पुलिस कस्टडी के भीतर टॉर्चर का मामला दर्ज कराया। उस मामले में फिर समय समय पर सुनवाई होती रही, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीतता गया। 28 साल हो गए इस मामले को और 29वें साल में जब इस मामले की कोर्ट ने संज्ञान लिया, चूँकि समय समय पर प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं रहे, सरकार ने फिर जो पीड़ित परिवार था उसको न्याय मिले, इसके चलते स्पेशल प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की गई। और उसके बाद 32 जो विटनेसेस थे, उनके जो स्टेटमेंट थे, उसके साथ साथ उनकी गवाही थी। आप जैसे गिलानी जानते हैं कि जब कोर्ट में ये सारा मसला चलता है, तब आप क्या गवाही पेश करते हैं और क्या सबूत होते हैं, सबूत पर ही सजा होती है। और जो सबूत सामने आए, उसको देखते हुए कोर्ट ने उनको 302 के तहत, आईपीसी 302 मर्डर का मामला, और उसके तहत उनको दोषी करार दिया। न कि केवल संजीव भट्ट, लेकिन उनके साथ जो तत्कालीन कांस्टेबल प्रवीण झाला थे, वो भी इस मामले में दोषी करार दिए गए, जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि बाकी जो उनके साथी थे 5, उन पर कस्टोडियल टॉर्चर का मामला था, तो उसमें उनको दोषी करार दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहें कि 28 साल बाद एक परिवार को ज़रूर न्याय मिला है इस मामले में, लेकिन समय समय पर इस जो अर्जी थी या एफआईआर हुई थी, उसको क्वॉश करने के लिए भी संजीव भट्ट हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ पर उस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया। हाई कोर्ट में भी जब दलीलें दी गई थी, तब कहा था कि 32 जो विटनेसेस ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, वो एक दूसरे से डिफर करें, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो निचली अदालत है, यही उस पर फैसला करेगी। और आज निचली अदालत ने 28 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया है। बिल्कुल संजय, जिस तरह से 28 साल बाद ये फैसला आया, निचली अदालत ने किया है, संजीव भट्ट के वकीलों का या संजीव भट्ट का कोई रिएक्शन वहां अदालत में देखने को मिला? संजीव भट्ट के वकीलों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या आगे मामला फिर आगे बढ़ेगा? देखिए,
बिल्कुल जिलानी, देखिए अब हर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलाउ करता है, जो भी इसमें विक्टिम होता है या चाहे जो आरोपी होता है, जो दोषी करार देता है, दोनों को हायर कोर्ट में जाने का एक विकल्प मौजूद हो रहता है। ऐसे में हालांकि फिलहाल अभी दोनों ओर से जो पीड़ित पक्ष हैं और जो कन्विक्शन वाला जो पार्ट है, दोनों की ओर से दलीलें खत्म हुई है और उसके बाद कोर्ट ने अपना सुझाव सुनाई है। तो अब जो पीड़ित पक्ष है खासतौर पर, उनकी ओर से ज़्यादा सजा हो इसकी मांग है। लेकिन 302 के तहत आईपीसी आप जिस तरीके से जानते हैं कि कम से कम उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा, पर अमूमन जो लोअर कोर्ट हैं फांसी की सज़ा के मामले में इसमें नहीं जाते, तो अब उम्र कैद की सज़ा है। और वहीं संजीव भट्ट के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि उम्र कैद तक ही सजा दे, फांसी की सजा न दे। तो दोनों ओर से अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला जब कभी भी आएगा और उम्र कैद के बाद जब सजा सुनाई गई है तो अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि उसको ऊपरी अदालत में उसको चुनौती दे। तो चुनौती देने की बात हुई है संजीव भट्ट के वकीलों की तरफ से। एक तरह से आगे मामला आगे भी जाएगा अब ये। बिल्कुल, मैंने वही कहा आपको कि अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है, चूंकि 302 में जो लोअर कन्विक्शन है वो वही कन्विक्शन है कि उम्र कैद की सज़ा हो, और उम्र कैद की सज़ा जब कोर्ट ने सुना दी है तो अब आपको कोर्ट का जो फैसला है उसको मानना पड़ेगा। और अब आपके पास विकल्प यही है कि जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है उसको आप डिटेलिंग से पढ़े कि किन किन धाराओं के तहत या किन किन सबूतों के आधार को बनाते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, और उस पर आपको अगर कोई दिक्कत है या आप पर ऑब्जेक्शन है तो आप उसको ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल अभी यही है कि कोर्ट का ये फैसला है वो उनके वकीलों तक अभी उसका जो डिटेल रिपोर्ट है या डिटेल जजमेंट है वो पहुंचेगा, और उसके बाद ही उसका परिवार या संजीव भट्ट इस पर फैसला लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनक इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे नुमाइंदे जनक अहमदाबाद से बता रहे थे कि संजीव भट्ट को उम्र कैद की सज़ा हुई है और दीगर उनके साथियों को भी उम्र कैद की सज़ा हुई है। निचली अदालत यानी अहमदनगर जामनगर की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। संजीव भट्ट के वकीलों का यही मानना है कि एक ही विकल्प, एक रास्ता बचा है कि आगे की अदालत में इस पूरे मामले को ले जाया जाए। आज सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से रामनाथ कोविंद ने खिताब किया है। मुश्तरका इजलास से उन्होंने कहा कि हुकूमत के तमाम मंसूबों पर उन्होंने रोशनी डाली और सदर जमहूरिया ने नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन को खासकर शुक्रिया अदा किया, मुबारकबाद दी कि बहुत अच्छे से इलेक्शन को जो है इंतखाबात को कराया गया। और रामनाथ कोविंद ने खास तौर पर इस मौके पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जो है तवज्जो दिलाई है। क्या कहा ये सुनिए। 5 वर्षों के दौरान देशवासियों में यह विश्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है, उनका जीवन बेहतर बनाने और ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर ही एक बार फिर जनादेश मांगा गया। देश के लोगों ने जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। मेरी सरकार जनसाधारण को इतना सजग, समर्थ, सुविधा युक्त और बंधन मुक्त बनाना चाहती है कि अपने सामान्य जीवन में उसे सरकार का दबाव, प्रभाव या अभाव न महसूस हो। देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी। देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेरित है। नए भारत के इस पथ पर 21वीं सदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे और शक्तिशाली भारत के निर्माण के सभी संसाधन जुटाए जाएंगे। इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में 21 दिन के अल्प समय में ही मेरी सरकार ने तेजी से किसानों, जवानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु कई फैसले लिए हैं और उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कई नए कानून बनाने की दिशा में भी पहल की गई है। जो किसान हमारा अन्नदाता है उसकी सम्मान राशि की पहुंच बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अपने खेत में दिन रात काम करने वाले किसान भाई बहन
60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बढ़ता हुआ जल संकट। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरागत और प्रभावी व्यवस्थाएं समय के साथ लुप्त होती जा रही हैं। तालाबों और झीलों पर घर बन गए और जल स्रोतों के लुप्त होने से गरीबों के लिए पानी का संकट बढ़ता गया। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभावों के कारण आने वाले समय में जल संकट के और गहराने की आशंका है। आज समय की मांग है कि जिस तरह देश ने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर गंभीरता दिखाई है, वैसी ही गंभीरता जल संरक्षण एवं प्रबंधन के विषय में भी दिखानी होगी। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा। नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन इस दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिसके दूरगामी लाभ होंगे। इस नए मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। और इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक जैसे मामले पर भी कहा कि इस 3 तलाक की रिवायत को जल्द खत्म होना चाहिए। आइए सुनते हैं। देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात की। जम्मू कश्मीर के लोगों को पुरअमन माहौल और साजगार माहौल देने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। आइए सुनते हैं क्या कहा। सरकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रयास कर रही है। वहां पर स्थानीय निकायों के शांतिपूर्ण चुनाव और हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से हमारे इन प्रयासों को बल मिला है। मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आवश्यक हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने कहा कि दहशतगर्दी के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि सारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ है और जहां तक मसूद अजहर का ताल्लुक है उसको दहशतगर्द करार दिलवाना ये एक बड़ी कामयाबी है सरकार की। जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक और साइबर अपराध हो, भ्रष्टाचार और काले धन पर कार्रवाई हो या फिर ऊर्जा सुरक्षा, हर मुद्दे पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय समर्थन देता है। आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना, मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यही कारण है कि आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। और इस मौके पर खिताब में रामनाथ कोविंद ने काले धन का भी जिक्र किया है। काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 2 वर्ष में 4,25,000 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया और 3,50,000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में फ्यूजिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब हमें 146 देशों से जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है। इनमें से 80 देश ऐसे हैं जिनसे हमारा ऑटोमेटिक एक्सचेंज करने का भी समझौता हुआ है।
जिन लोगों ने विदेश में काला धन इकट्ठा किया है, अब हमें उन सब की जानकारी प्राप्त हो रही है। और इस वक्त एक अहम खबर आपको इस बीच दे दें, राहुल गांधी को लेकर आ रही रफाल पर राहुल ने अपने मौक़िफ़ पर कायम, उनका कहना है रफाल पर राहुल अपने मौक़िफ़ पर कायम है। रफाल सौदे में चोरी हुई है, राहुल गांधी का मानना है। राहुल गांधी रफाल सौदे में चोरी के मामले पर उनका जो बयान आया था उस पर कायम है। रफाल पर राहुल अपने मौक़िफ़ पर कायम है। राहुल गांधी ने जिस तरह से लगातार कहा कि रफाल सौदे में चोरी हुई है, मोदी सरकार पर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे और वो अपने मौक़िफ़ पर वो अभी भी कायम है कि रफाल सौदे पर चोरी हुई है। और रंजीता इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। रंजीता, जिस तरह से राहुल गांधी अभी भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है कि रफाल सौदे में चोरी हुई है, क्या कहेंगे? जी जिलानी, देखिए राहुल गांधी ने ये पार्लियामेंट में कहा है, संसद में एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही कि रफाल को लेकर जो 2019 के चुनाव में या फिर उससे पहले की भी अगर बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी चुनाव में कांग्रेस ने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था कि किस तरह से रफाल के सौदे में अलग अलग स्तर पर किस तरह से घोटाले हुए हैं, किस तरह से एक डील सरकारी कंपनी से छीन कर एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई। तो ये तमाम आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल उठने लगा था कि क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा रहा राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर उससे आगे भी कांग्रेस बढ़ेगी। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, ये अपने आप में ये दर्शाता हुआ कि रफाल मुद्दे को कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है। हालांकि ये बातें भी कही जा रही थी कि सिर्फ रफाल को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सबसे बड़ा नुकसान किया था 2019 के चुनाव में पूरे कैंपेन को। लेकिन राहुल गांधी का जो आज का वक्तव्य है वो अपने आप में ये बताने के लिए कि रफाल मुद्दा कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। पीएम मोदी पर जो एक उनके साख गिराने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही थी, वो अब भी बरकरार रहेगी। उस मुद्दे पर आने वाले समय में राहुल गांधी फिर आक्रामक होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता इस जानकारी के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि रफाल सौदे में चोरी हुई है और अपने बयान पर, अपने मौक़िफ़ पर वो पूरी तरह से कायम है। एक बार फिर जब संसद शुरू होगी उसमें ये मामला फिर ज़ोरों शोर से राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से उठाया जा सकता है। न्यूज़ रूम लाइव में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। केरल से एक अहम खबर आई है, इस बीच आपको बता दें कि 5 महीने कबल केरल के मुंबासा से देव माता नामी शख्स की जो है फिशिंग बोट, देव माता नामी की फिशिंग बोट रवाना हुई थी और जिसका कोई अता पता नहीं है। बोट पर 243 अफराद सवार थे। इस बोट में राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर कॉलोनी के 180 से ज़्यादा अफराद सवार थे। बोट पर 85 बच्चे सवार थे। लापता बोट पर सवार अफराद के अहले खाना वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात करना चाहते हैं। घर से निकल गया, 2 लड़का, 2 बहू, 2 पोता, 2 बहू भी फ्रेंड वाले है, प्रेग्नेंट है, 2 बहू है। तो फिर वो सब हमको बोल के नहीं गया, घर से निकल के चले गया। अब 6 महीना हो गया, अभी भी कहाँ रह रहे हैं, काम पता नहीं चल रहा हमको। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे साहिल हमारे साथ है। साहिल, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरह से लोग मिलना चाहते हैं, उनके अफराद खाना जो लोग गायब हैं, 180 से ज़्यादा अफराद जो है इस बोट से गायब हैं, क्या कहना है इन लोगों का? और जयशंकर से मुलाकात की बात वो कर रहे हैं। साहिल, देखिए, ये सब शुरू हुआ जनवरी के महीने में, तारीख थी 12 और उस दिन केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से एक बोट निकलती है। कहा जाता है लोगों को कि वो बोट उन लोगों को न्यूजीलैंड लेके जाएगी। उनको लुभावने ऑफर्स दिए गए, जॉब ऑफर्स दिए गए। उस लुभाव में वो लोग उसमें बैठते हैं, जाते हैं। बोट निकलती जरूर है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला से, लेकिन न्यूजीलैंड या कहीं और उसके पहुंचने की अभी तक कोई भी इतला हमारे पास नहीं है, ना ही है इन परिवार वालों के पास। अब इन परिवार वालों की यहां दिल्ली में ये मांग है कि सरकार इसमें और अच्छे तरीके से इसको पुश करे, इस केस में एक्टिव रोल हो। आज सुबह जब CNN News 18 ने इस कहानी को उठाया, उसके बाद जो केरला के MP है राज्यसभा के, उन्होंने ये वादा किया कि वो इनकी मुलाकात विदेश मंत्री से करवाएंगे, जो नर्व चुनित विदेश मंत्री हैं उनसे इनकी मुलाकात करवाएंगे। आइए उन परिवार वालों से ही बात करें और जाने कि अब क्या उनको एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिख रही है। आपका नाम क्या है?
कनकलिंगम। आज जब ये अब स्टोरी चली है, 5 महीने का इंतजार हो चुका है, कहीं ना कहीं अब थोड़ी उम्मीद लग रही है कि केस आगे बढ़ेगा, थोड़े ज्यादा इसमें तेजी आएगी। हम तो यही सोच के आए हैं, मतलब ये चैनल जो आगे बढ़े, मतलब कुछ ना कुछ पता चले हमारे बच्चों के बारे में, जिंदा है मतलब नहीं है, मतलब किस किनारे पे है, मतलब कैसे फंसा पड़ा है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना हमें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है हमें। मतलब आप ही मतलब जो कुछ करना है, जो अपना गवर्नमेंट ही करना चाहिए हमें। जी जी, अगर मैं आपसे भी बात करना चाहूँ कि आपके परिवार के कौन लोग हैं जो वहाँ गए और क्या वादा क्या हुआ था? वादा ये हुआ था यहाँ से जाएंगे 1.5-2 लाख रुपए कमा लोगे। हमें ये नहीं पता था कि इलीगल तरीके से ले जा रहे हो। अभी पता चला है कि ये इलीगल होता है। और मुझे ये भी बताया गया बड़े से शिफ्ट में ले जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि बोट में जा रहे हैं। उस बस में मैं नहीं गया था, नहीं तो मेरे बच्चों और मैं नहीं जाते उसमें। क्या वापस आपको क्या ये इतला की गई थी, ये बताया गया था कि बोट कहीं ना कहीं ओवरलोड हो ज्यादा भर रही थी? ये तो मुझे नहीं पता था। हम जहाँ से जा रहे थे वहाँ से 70-80 लोग थे। हमें ये नहीं पता था बोट में इतने भरे हुए थे जी। हमें नहीं पता था ये। जी जी, कस्तूरी जी, आपके भी परिवार वाले वहाँ पे उस बोट में थे। अब सरकार से क्या मांग है? उम्मीद है कि अब शायद मंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हो पाए। क्या मांग रहेगी सरकार से? सरकार से हम मांग रहे हैं हमारा बच्चा कहीं भी है, ढूंढ निकालना है। हमारा बच्चा सही है, पता नहीं कहाँ है, वो हमको पता करके देना चाहिए हमें बच्चे को। वही मांग रहे हैं हम। ये साहिल, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि इलीगल ये जा रहे थे, तो जिस तरह से बोट यहाँ से निकलती हैं, तो क्या वहाँ पर किसी तरह की सिक्योरिटी या इस तरह की सिक्योरिटी चेक नहीं होता कि बोट में इतने लोग जा रहे हैं? ये पहली बार नहीं होगा, कई लोग इस तरह से जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या सिक्योरिटी को लेकर पुलिस के पास इस तरह के कई मामले आए होंगे? 5 महीने हो चुके हैं इस मामले को, ये इलीगल है। क्या हमेशा इस तरह से चलता रहता है? कि जो इन लोगों की मांग है, इन लोगों की जो एक कंप्लेंट है वो ये है कि 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह की तेजी अगर जो कहा जाए अथॉरिटीज को दिखानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं दिखाई गई है। उम्मीद अब ये की जा रही है कि जब इस कहानी को दोबारा से उठाया गया है और अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, संसद का जो सेशन है वो ऑन है, तो एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस प्रेशर के बाद जो गाड़ी जो तेजी अभी तक नहीं दिखी थी इस केस में, वो अब अंत तौर पे एक बार देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के लिए। केरला से जिस तरह साहिल ने बताया कि एक बोट जिसमें 180 के तकरीबन लोग सवार थे, वो उस बोट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और इस बार जयशंकर से जो अफराद खाना है वो मिलने के लिए पहुंचे हैं ताकि उनके अफराद खानदान जो उसमें सफ़र कर रहे थे उनको तलाश किया जा सके। लाइव रूम में इतना ही। आदाब।